अपने प्रिपरेशन के ड्यूरेशन में आप कैसे टाइम मैनेज कर पाते हैं? टाइम मैनेजमेंट पे एक बात करना चाहेंगे। मतलब जो लाइव क्लासेस होते थे उनको तो मैं लाइव नहीं देख पाता था। तो सर रिकॉर्डेड क्लासेस जैसी होती है तो उनको तो फिर मैं कभी भी देख सकता हूँ। तो आप प्रीवियस ईयर पेपर को कब स्टार्ट किए, उसको आपने कितना टाइम दिया, ये चीज मैं जानना चाहूंगा। तो सर जैसे सेशन कंप्लीट हुआ उसके बाद ही जो 4-5 क्वेश्चंस उनसे आप देख लीजिए तो उससे समझ में आ जाता है कि क्वेश्चंस बन रहे हैं कि नहीं बन रहे और मेरा कौन सा टॉपिक है जो मैं नहीं कर पाया हूँ, तो उसको वापस से फिर आप रिवाइज कर सकते हैं। तो सर जैसे आपने बताया कि 10 यूनिट्स है, तो सर उस 10 यूनिट्स में कुछ सब्जेक्ट्स ऐसे हैं कि जैसे सर जैसे टीचिंग एप्टीट्यूड है, कम्युनिकेशन है, रिसर्च है, पीपल एंड इन्वायरमेंट है। मतलब एक होता है ना कि बहुत बोलना करना कम, और एक होता है कि करना ज्यादा बोलना कम। तो इस बच्चे को मैं उस कैटेगरी में रखना चाहूंगा कि इन्होंने बहुत ज्यादा ऐसा नहीं कि ये क्या है वो क्या, प्रॉपर प्लानिंग इनके इसके पास है, कंटेंट इसके पास है, उस पर ये काम करता ज्यादा था। बट सर फिर मैं और मेरा फ्रेंड यही सोचे कि सर जब तक कि जॉब नहीं लगता है तब तक के हम लोग क्या करेंगे, तब तक के क्या करना चाहिए सर, तब तक के तो अनएम्प्लॉयड नहीं बैठ सकते। तो उस टाइम फिर सोचा कि करते ही है कि इसकी तैयारी करते हैं, इसका प्रिपरेशन चालू करते हैं। हेलो स्टूडेंट, अभी जैसे आपको पता चला है कि दिसंबर 2024 का साइकिल अभी जस्ट कंप्लीट ही हुआ है। रिजल्ट 2 दिन पहले हुआ। रिजल्ट जब आया तो बहुत सारे सफल स्टूडेंट की न्यूज़ हमारे सामने आ रही है। बहुत सारी अलग अलग कहानियां हैं सबके बीच में, लेकिन आज हमारे बीच में एक ऐसा छात्र आपके सामने है जो इसकी कहानी अपने आप में एक प्रेरणादायक है आप सब विद्यार्थियों के लिए। वो बच्चे जो अपकमिंग जेआरएफ का प्रिपरेशन कर रहे हैं या अपकमिंग नेट की तैयारी कर रहे हैं या किसी भी और कम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो ये इनकी स्टोरी है, वो आपको जरूर सुननी चाहिए। क्योंकि इन्होंने एक ऐसी चीज अचीव की है जो शायद बहुत लोगों का एक सपना होता है। क्योंकि जिस रिजल्ट को compete किए हैं उसका परसेंटेज 1% भी से कम ही आपको देखने को मिलता है, कभी 1% से 2% के बीच में होता है। तो जहां पे संख्या बहुत कम होती है उस चीज को इन्होंने अचीव किया। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूं रुद्रांश पटेल के बारे में, जिन्होंने दिसंबर 2024 का एग्जाम क्लियर किया है। कंप्यूटर साइंस से इन्होंने क्लियर किया है और इन्हें जेआरएफ सिक्योर किया विथ 99.57 परसेंटाइल के पार। तो चलिए मिलाना चाहूंगा आपके सामने, हमारे सामने रुद्रांश। हेलो रुद्रांश, आपको मेरी आवाज आ रही है? आप मुझे सुन पा रहे हैं? यस यस सर। बिल्कुल। तो रुद्रांश, सबसे पहले आप अपने बैकग्राउंड के बारे में बताइए। बच्चों को ये भी जानना बहुत जरूरी होता है कि आपका बैकग्राउंड कैसा रहा, एकेडमी के बारे में बताना यस सर चाहें। यस। तो सर मैं रुद्रांश पटेल है मेरा नाम। हम्म। मैं 24 साल का हूँ अभी। सर मैं रायपुर छत्तीसगढ़ से बिलोंग करता हूँ। सर यस। मेरा बैकग्राउंड मास्टर्स है कंप्यूटर साइंस में। ओके। तो सर मैंने लास्ट ईयर ही जुलाई सेशन के टाइम मैंने ज्वाइन किया था अड्डा 24/7 के लिए, ऑनलाइन कोचिंग के लिए। ओके। और सर सिर्फ ऑनलाइन कोचिंग ही बस मैं किया था। जितने भी आप टीचर्स ने जितना भी मुझे पढ़ाया था उससे जो मैंने ऑफलाइन नोट्स बनाए थे उनसे ही प्रिपेयर किया था, और जनवरी वाले सेशन में मैंने जेआरएफ क्लियर किया है। वेरी गुड। तो ये इनका बैकग्राउंड था, इन्होंने कंप्यूटर साइंस से मास्टर करा है और जून में ये हमारे साथ एसोसिएट हुए और वहाँ से इनकी जर्नी स्टार्ट हुई और आज इनके पास कंप्यूटर साइंस का जीआरएफ है। रुद्रांश, आप एक बार बताना चाहिए अपने प्रिपरेशन के ड्यूरेशन में आप कैसे टाइम मैनेज कर पाते हैं? टाइम मैनेजमेंट पे एक बात करना चाहेंगे। यस सर। तो सर क्या होता था कि जैसे रिकॉर्डेड के लिए तो मैं नहीं कर सर, मतलब जो लाइव क्लासेस होते थे उनको तो मैं लाइव नहीं देख पाता था। तो सर रिकॉर्डेड क्लासेस जैसी होती है तो उनको तो फिर मैं कभी भी देख सकता हूँ। तो हम्म। सर मैं सुबह जब लाइब्रेरी जाता था ना, तो हम्म। मैं करीब 8 बजे लाइब्रेरी चले जाता था। हम्म। वहाँ सर फिर ज्यादा से ज्यादा मैं 10 या 11 बजे तक ही रहता था। फिर जितने भी रिकॉर्डेड क्लासेस रहते थे उनको मैं आराम से अपने टाइम के हिसाब से सर जब मुझे लग रहा है कि यहाँ पर मुझे लग रहा है कि ये टॉपिक मुझे पहले से पता था, उस पार्ट को मैं थोड़ा सा आगे बढ़ा देता था। हम्म। फिर कुछ पॉइंट्स ऐसे रहते थे जहाँ पर मुझे लग रहा है कि हाँ ये मेरे काम के, तो इनको मुझे नोट करके रखना पड़ेगा। हम्म। तो सर उस टाइम मैं ऑफलाइन नोट्स बनाता था जितने भी रहते थे, अपने हैंड रिटन। और सर उसको फिर मैं, मतलब ज्यादा नहीं सर, 2 से 3 घंटा ही मैं बस उसको उसमें टाइम लगाता था नोट्स बनाने के लिए। और सर फिर रात को जब पढ़ने का टाइम आता था ना, तो सर जरूरी नहीं है कि एक जगह बैठ कर ही मैं पढ़ता था। वो जितने भी नोट्स रहते थे उनको मैं अपना ले लेता था और मैं अपने सर छत में जाकर घूमते घूमते ही उसी को रिवाइज कर लेता था जो भी पढ़ा रहता था। सर तो उससे फायदा होता है कि जब जिस टाइम आप उस चीज को पढ़े उसी टाइम ही रिवाइज कर लोगे तो सबसे बेस्ट होता है वो। क्योंकि लास्ट में सिलेबस कंप्लीट होने के बाद अगर वो चीज करेंगे बोलेंगे तो सर फिर वो उस टाइम पर वैसे नहीं हो पाता जिस टाइप से आप पहले करके रखे होगे उसको। तो जैसे कि इन्होंने का बड़ा, मेरे को बड़ा अच्छा लगा एक लाइन आपने कि आप चूंकि सिलेबस बहुत बड़ा है, सिलेबस इतना बड़ा है कि मतलब 6 महीने का समय ट्रूली यहाँ पे कम पड़ जाता है, लेकिन इन्होंने एक बहुत अच्छा पॉइंट किया कि जो चीज़ के बारे में मुझे अवेयरनेस है
अगर हम पेपर वन पे ही चले जाते हैं तो पेपर वन में जैसे कंप्यूटर साइंस का स्टूडेंट के लिए आईसीटी बहुत बड़ा चैलेंज नहीं बनता है, आईसीटी के बारे में वो फ्रेंडली हो पाता है बच्चा यहाँ पे। तो अगर मैं बात करता हूँ यहाँ पे, तो जो चीज़ के बारे में आप थोड़ा सा अवेयर है या आपको लग रहा है कि कॉन्वेंट, तो ठीक है, आप उस पर थोड़ा कम समय दें। यही नियम भी होता है कि आप जब प्रिपरेशंस कर रहे होते हैं तो स्मार्टर स्टडी इसी को कहा जाता है, कि वो चीज़ जो लग रहा है कि यार ठीक है ये मेरे को कवर अप है, थोड़ा सा कम टाइम, जो आपको टाइम मांगा जा रहा है उस पर आप टाइम जरूर दें। दैट इज़ अ इंपॉर्टेंट थिंग। और दूसरा पॉइंट मैं ये जानना चाहूँगा कि जैसे हम पेपर टू के बारे में बात करते हैं, तो पेपर टू में एक बड़ा हडल होता है बच्चों के बारे में कि 10 यूनिट है। 10 यूनिट है हमारे पास। 10 यूनिट के अंदर हम यस अगर सर। कैलकुलेट करें तो हर यूनिट में 10-10 लेशंस हम बात करें, एटलीस्ट 7 से 8 तो लेशंस हर में है। तो ये यस। सिलेबस बहुत बड़ा है। तो आप पेपर टू को कैसे मैनेज किए, ये थोड़ा आप बच्चों को बताइए। तो सर जैसा कि मैं बताया कि मैं तो कंप्यूटर साइंस के बैकग्राउंड से ही था। हम्म। तो सर उसमें फायदा ये हो जाता है कि आप जो यूजीसी का सिलेबस का कुछ पार्ट जो रहता है वो आप पहले से ही मास्टर्स में कंप्लीट कर चुके हम्म। होते हो। ओके। तो सर कुछ पार्ट ऐसे थे मेरे जो बहुत अच्छे थे, जैसे मेरा डीबीएमएस जो था वो, और सर नेटवर्किंग जो होता है, और कुछ यूनिट जो रहते हैं वो पहले से ही आपके प्रिपेयर्ड होते हैं, मतलब वो स्ट्रांग होते हैं, तो उनका ऐसा रहता है कि उसमें आपको और कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ती है। तो आप ओके। डायरेक्टली जो क्विजेस होते हैं और सर पीवाईक्यूज होते हैं उनको सॉल्व करना स्टार्ट कर दीजिए, ताकि आप खुद से अपने आप को असेस कर सकेंगे कि मेरा कौन सा पार्ट उस यूनिट का वीक है जो मुझे नहीं आ रहा है। तो सर उस वीक पार्ट को ज्यादा ध्यान देंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। जो ऑलरेडी स्ट्रांग है उसको पढ़ने का कोई सेंस नहीं बनता, क्योंकि जो वो तो पहले से ही आप पढ़ चुके हो। हम्म। और सर फिर जो पार्ट है जो नहीं हुआ है, जो आपका यूनिट कमजोर है, वीक है, उसके सर जरूरी नहीं है कि उसको पढ़ना शुरू से चालू करो उसके बाद ही फिर उसके क्वेश्चंस बनाओ। मैं सर कहता हूँ कि जिस टाइम पर आप पढ़ रहे हो उसी टाइम ही उसके क्वेश्चंस भी सॉल्व करना शुरू कर दो। तो सर उससे पता चल जाता है कि मेरा मतलब यूजीसी के अकॉर्डिंग किस टाइप से क्वेश्चन आ रहे हैं उस यूनिट से, और मेरा कौन सा पार्ट है जो वीक है और उसमें मुझे एक्स्ट्रा ध्यान देना पड़ेगा। आपने प्रीवियस ईयर पेपर को कितना टाइम दिया था? ये हम लोग सर मैं मतलब ये मैं भी जब क्लास में ले रहा था, हमेशा हर सेशन में ये आप लोगों को मैं बता रहा था कि यार प्रीवियस ईयर कम से कम 3 बार का तो देख के जाना एटलीस्ट। और पेपर भी हम देखते हैं कि 25 से 30% है वो प्रीवियस ईयर पेपर का एक रहता ही है वो वेटेज। ये मेरा एनालिसिस है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से कि 30% प्रीवियस ईयर पेपर रहेगा, 30% उससे बेस्ड होगा, और 25-30% नया होता है जो इंट्रोड्यूस किया जाता है। ये एग्जाम का रूल होता है। तो आप प्रीवियस ईयर पेपर को कब स्टार्ट किए, उसको आपने कितना टाइम दिया, ये चीज़ मैं जानना चाहूंगा कि उसको आप कैसे मैनेज कर रहे थे प्रीवियस ईयर पेपर को। यस सर। तो जैसे क्या होता है सर कि हर यूनिट अपने आप में अलग अलग होता है, तो हम्म। जैसे एक यूनिट कंप्लीट होता है उस यूनिट के बाद ही उसको उसके जो क्विज होते हैं, उसके जो क्वेश्चंस होते हैं हम्म। उनको उसके क्वेश्चन सॉल्व कर देना चाहिए। और सर जैसे आपका आप ही हमें जो यूनिट कंप्लीट होते थे उसके क्वेश्चंस पहले ही प्रोवाइड कर देते थे। हम्म। तो सर वो तो आप ही प्रोवाइड कर देने की वजह से होता ये था कि सर अलग से फिर हमें कहीं से कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ती थी, उसी टाइम ही क्वेश्चंस को एक बार रिवाइज कर लो। तो सर जैसे हम्म। सेशन कंप्लीट हुआ उसके बाद ही जो 4-5 क्वेश्चंस उनसे आप देख लीजिए, तो हम्म। उससे समझ में आ जाता है कि क्वेश्चंस बन रहे हैं कि नहीं बन रहे हैं, और मेरा कौन सा हम्म। टॉपिक है जो मैं नहीं कर पाया हूँ, तो उसको वापस हम्म। से फिर आप रिवाइज कर सकते हैं। ओके। और सर मेन अच्छी चीज ये है कि जो अड्डा का ऐप है सर, उसी में ही जितने भी क्विज रहते हैं और मॉक टेस्ट हैं वो पहले से उसमें अवेलेबल रहते हैं। हम्म। हम्म। तो सर वो हर 2 से 3 दिन में अपडेट होते रहते हैं, तो उनको सर जब भी वो आता था मैं उसी टाइम ही उसको दे देता था। ओके, मतलब प्रैक्टिस आप साथ में लेते चले। तो ये जैसे मैं बैच में भी यही करता था, जैसे आप मैं क्वेश्चन प्रीवियस ईयर का मैंने सेट बनवा लिया था कि प्रीवियस ईयर का 5-5 साल का, वो मैंने आप लोगों के साथ शेयर भी कर दिया था वो आप लोग को। तो प्रीवियस ईयर का तो वो हो गया, साथ में क्विज जो हमारे ऐप में आ रहे थे उसको भी आप पैरेलली लेके चल रहे थे वहाँ पे। ये दो चीज़ आपने किया था। अब एक पॉइंट यहाँ पे मैं आना चाहूँगा, जैसे कि बहुत सारा यूनिट ऐसा होता है, मेरे पास मल्टीपल यूनिट्स हैं, हर यूनिट सबका बच्चा का स्ट्रांग नहीं होता है, ये यस सर। अंडरस्टूड है। तो कुछ ऐसा होता है कि यार ये इसको स्किप करें नहीं करें, तो इस पे आपका क्या कहना होगा कि मेरे पास 10 यूनिट है। यूनिट की मैं बात नहीं कर रहा हूँ, 10 का 10 यूनिट मेरे पास इंपॉर्टेंट है, लेकिन 10 में कुछ लेसन्स होते हैं जो लगता है यार थोड़ा सा ये स्ट्रांग है पॉइंट मेरा, ये एक वीक पार्ट है। तो उस चीज़ को मैनेज करना कैसा है कि एक यूनिट के अंदर 10 लेसन है, 10 लेसन में 2 लेसन है जो मेरे वीक है, उसको हम कैसे मैनेज किया जाएगा, बच्चा कैसे करेगा? यस सर। तो जैसे हर एक सब्जेक्ट में 10 यूनिट 5 यूनिट होते हैं, तो सर हम्म। उसमें से जरूरी नहीं है कि हर यूनिट को करना है। तो सर हम्म। जैसे आप खुद से क्विज सॉल्व करेंगे तो उससे समझ हम्म। में आ जाता है कि मेरा ये वाला पार्ट जो है ये ऑलरेडी अच्छा हम्म। है, और ये पार्ट मेरा जो है वो मतलब अगर कितना भी मैं हम्म। ट्राई करूँ उसमें उतना अच्छा नहीं कर पा रहा हूँ। हाँ। तो सर उससे समझ में आ जाता है कि मेरा ये पार्ट जो है, इस पार्ट को मैं अच्छे से ध्यान दे सकता हूँ, इसको मैं और स्ट्रॉन्ग कर सकता हूँ। हम्म। तो सर जैसे मेरा जो पार्ट था टीयूसी थ्योरी ऑफ हम्म। कंप्यूटिंग जो था सर, हम्म। उसके कुछ पार्ट्स ऐसे थे जो सर मैं मेरे लिए ऐसा था कि मैं उसमें अगर एक्स्ट्रा टाइम देकर पढ़ूंगा तो सर टाइम बचा नहीं था।
दिसंबर को ऑलरेडी टाइम आ गया था, तो सर उस हम्म। टाइम तो ऐसा था कि जो हम पढ़े हैं उसी को ही हम रिवाइज करेंगे तो ही ज्यादा अच्छा रहेगा, बजाय इसके कि कुछ नया इम्पोर्टेंट। पढ़ें। तो सर तो उसमें जो इंपॉर्टेंट चीजें होती है सर, जैसे पीवाईक्यू हम करते हैं ना, तो उससे समझ में हम्म, आ जाता है कि इस टॉपिक से, इस यूनिट से वही क्वेश्चंस पूछ रहे हैं, तो सर हम्म, उसी को ही प्रिपेयर करें तो बहुत अच्छा हो जाता है। उससे समझ में आ जाता है कि यही क्वेश्चंस आने वाले हैं, इसी टाइप से क्वेश्चन आने वाले हैं। तो उससे सर होता ये है कि 80% वो सिलेबस जो होता है वो कवर हो जाता है, भले ही आपको वो अच्छे से प्रिपेयर किए हो या ना किए हो। और सर सबसे जरूरी चीज ये होती है कि ये सोचकर अगर हम चलेंगे कि कोई सा पार्ट हम छोड़ देते हैं, मतलब उसको छूते ही नहीं है, तो फिर गड़बड़ है हम्म, सर। एक बार ट्राई करके देखना चाहिए, क्योंकि 100% अगर आप कवर करके चलेंगे, हर एक क्वेश्चन को अटेम्प्ट करेंगे, तभी आपका जो 99% का जो परसेंटाइल का जो हम्म। परसेंटाइल आया है वो अटेम्प्ट हो सकता है, आ सकता है। बिल्कुल। तो ये तो आपने ये कहा कि यार जितने भी यूनिट है उसमें से आपको ऐसा नहीं है कि हर यूनिट आपका स्ट्रांग होगा, लेकिन जो स्ट्रांग है उसको आप अपना बना के चलिए। और यस उस सर। पर रिवीजन का इंपॉर्टेंस ज़्यादा है। ये रिवीजन हमेशा है कि आप जितना है एटलीस्ट वो अगर आपको याद है ना तो चीज़ें आपकी काम हो जाती है। अब एक पॉइंट में ये जानना चाहूँगा कि आपने स्टार्टिंग प्रिपरेशन कैसा किया था, कि कब सबसे पहले सिलेबस आप जब स्टार्ट किए मेरे को कंप्यूटर साइंस का नेट देना है, तो फर्स्ट डे आपने क्या किया, थोड़ा वो इनिशियल लेवल पे आप बता पाएंगे कि मैंने सर सबसे पहले क्या किया, सिलेबस डाउनलोड किया, फिर मैंने ये काम किया, ये चीज़ मैं जानना चाहूँगा कि क्योंकि ये अपकमिंग एस्पिरेंट के लिए यू आर अ सक्सीड, मेरे को सक्सेस आपको दिखा रहा है, बच्चा दिख रहा है ये 99 पॉइंट, लेकिन आपकी जो बातें होंगी वो अपकमिंग एस्पिरेंट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगी कि अगर हम इनिशियल लेवल पे प्रिपरेशंस कर रहे हैं तो मेरे को कहाँ से स्टार्ट करना है, कि मैंने सिलेबस डाउनलोड किया, प्रीवियस ईयर पेपर डाउनलोड किया, फिर नोट्स बनाया, कोर्स में इनरोल किया, फिर उसके नोट्स को यस बनाया, सर। तो ये पूरी सिक्वेंसिंग अगर बताएंगे तो अपकमिंग स्टूडेंट के लिए मेरे लिए बहुत अच्छा बात होगा ये। यस सर। तो सर जैसे बोला आपने कि सिलेबस सबसे पहले डाउनलोड कर लेना है, और उसमें हम्म। से फिर देखना है कि कौन कौन सी चीजें जो ऑलरेडी मुझे पता है, जो मैंने अपने करिकुलम में पढ़ी हुई है। तो सर हम्म। जैसे मैं एमएससी सीएस का हूँ, तो मेरे ज्यादातर जो मेन सब्जेक्ट्स थे वो सब मैंने पहले से ही पढ़े हुए थे। हम्म। सर अब उसके अंदर में मेरे को वो टॉपिक देखना था जो टॉपिक सर मैंने पर्सनली अपने से उतना ध्यान नहीं दिया है या फिर मुझे नहीं आता है। हम्म। तो सर उन टॉपिक्स का मैंने पहले से लिस्ट बनाकर रख लिया था कि इन इन टॉपिक्स को मुझे जब भी, जब आगे मुझे जब पढ़ना होगा या जैसे मैं क्लासेस करूंगा, तो उन क्लासेस में मुझे इन टॉपिक्स की क्लासेस को ज्यादा अच्छे से ध्यान देना पड़ेगा। और सर उसके अलावा फिर ऐसा है कि बहुत बाकी अलग, कंप्यूटर साइंस तो ऐसा सब्जेक्ट है कि उसके जितने भी कंटेंट है वो यूट्यूब में या ऑनलाइन नेट में वो बहुत अच्छे से आराम से मिल जाते हैं, उसमें हम्म। ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़ती है। हम्म। तो सर वहां से भी जितने भी कंटेंट थे वो आ जाते थे, मिल जाते थे। हम्म। सर उनको मैं उसी से, उसके हिसाब से, उसी के अकॉर्डिंग फिर मैंने तैयारी चालू कर दी थी कि सिलेबस के अकॉर्डिंग जो जो चीजें मुझे नहीं आती है उनको मैंने हम्म। पहले प्रिपेयर कर लिया कि इन चीजों को मुझे पढ़ना चालू करना है, और सर फिर उनको ध्यान से बनाना चालू कर दिया। और सर फिर मैंने जैसे बताया कि इससे क्वेश्चन जो रहते थे वो उसी टाइम ही सॉल्व करने से सेल्फ असेसमेंट हो जाता है कि आपको कौन सा पार्ट जो है वो और अच्छे से करना पड़ेगा, और ये पार्ट कौन सा है जिसको और आगे कुछ करने की जरूरत नहीं है, इसके सिर्फ क्वेश्चन बनाएंगे तो काम हो जाएगा। ओके। मैं यहाँ जानना चाहूँगा, जैसे स्टार्टिंग में आपने ये बताया कि सर ने सिलेबस डाउनलोड किया, फिर यूट्यूब वगैरह देख के ये सब कुछ ये स्टार्ट किया। पेड बैच आपने जून में इनरोल किया था, जून हाँ में सर, आप, जुलाई में। हाँ, जुलाई में, हाँ जुलाई में आपका पेड बैच इनरोलमेंट था, तो जुलाई अगस्त, अब मेरा जनवरी में पेपर हुआ था, तो यस सर। इससे पहले आपने पहले सारी जानकारी पहले कलेक्ट कर ली, यस पेड सर। बैच इनरोल करने से पहले आपने सारी जानकारी कर, उसके बाद आपने पेड बैच में इनरोलमेंट लिया। तो दैट यस मीन्स सर। कि ये, और ये यूट्यूब का इतना ये काम होता है कि आप प्राइमरी इन्फॉर्मेशन पहले से ले लें। आप पेड में जब जा रहे हैं तो आपको ये सारी जानकारी होनी चाहिए कि नहीं, ये जो एग्ज़ाम है 300 नंबर का पेपर होता है, पेपर वन मेरा 50 क्वेश्चन है, यूनिट वन है आपके, इसमें 10 यूनिट है, इसमें 10 यूनिट, ये पहले जानकारी लेको बच्चे को अंदर में जाना चाहिए। और उसके बाद अगर हम बात करते हैं, जब हम पेड में आ जाते हैं उसके प्रॉपर, जैसे आपने नोट्स उसका प्रॉपर बनाया सबका, उसके क्वेश्चंस को सॉल्व किया, फिर उसके क्विजेस को सॉल्व किया, तो अगर ये यस बच्चों सर। के दिमाग में हमेशा ये आता है कि पेड बैच का क्या इंपॉर्टेंस है, तो ये है इंपॉर्टेंस पेड बैच का, कि आप जैसे बैचेस के अंदर आते हैं तो प्रॉपर नोट्स बनाइए पहले उसका, जैसे रुद्रांश ने इतने सारा काम किया था, उसके बाद उसके क्विजेस सॉल्व कीजिए, जो हमारे द्वारा जो नोट्स दिए जाते हैं, क्वेश्चंस दिया जाता है, उसको आप सॉल्व कीजिए, तब जाके ये चीज़ें आपको सामने देखने को मिलती है। अब यहाँ पे मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि आप कंप्यूटर साइंस के स्टूडेंट हो, ये खासकर कंप्यूटर साइंस वाले बच्चों में बहुत ज़्यादा ये देखने को मिलता है कि वाई यूजीसी नेट, हम क्यों करें, वी हैव ऑप्शंस तो, मेरे पास आईटी फील्ड के जाने के लिए ऑप्शन था, तो आपने ये ऑप्शन क्यों चूज किया? यस सर। हम्म। तो सर जब मैं एमएससी कर रहा था, उसके हाँ। बीच में ही मेरे कुछ टीचर्स थे जो जेआरएफ क्लियर कर चुके थे। तो हम्म। सर उन्होंने एक सेशन रखा था इस चीज के ऊपर कि अगर आप हम्म। एमएससी के फर्दर जो भी आपका करियर है उसमें आप नेट को कैसे ऑप्ट कर सकते हो और उसमें कैसे हम्म। करियर बना सकते हैं।
तो सर हम्म। उसके थ्रू मुझे पता चला था कि नेट का एग्जाम होता है, और उसको क्लियर करने से असिस्टेंट प्रोफेसर का एज ए करियर आप ऑप्ट कर सकते हैं। और अगर हम्म। आपको उससे भी और अच्छा ज्यादा आप स्कोर कर पाते हैं तो आप एज ए जेआरएफ कहीं से भी पीएचडी कर सकते हैं, उसमें स्टाइपेंड भी हम्म। मिलता है। तो हम्म। सर उसमें अच्छी चीज ये है कि अगर आप इस एग्जाम को क्लियर कर लेते हो एज ए जेआरएफ तो आपको स्टाइपेंड मिलेगा, तो आप एज ए जॉब भी उसमें आगे बढ़ सकते हो। उसमें ऐसा नहीं है कि सिर्फ आप पीएचडी कर रहे हो तो आपको आगे सिर्फ पढ़ना ही पड़ेगा और ज्यादा पैसे उसमें खर्च करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप उसमें हम्म। एज ए जॉब कर सकते हो। और सर जैसे अभी मैंने मेरी जो टीचर थी उनसे मैंने पूछा भी था कि मैम इसके आगे और क्या करना चाहिए, तो हम्म। उन्होंने यही बोला था कि एक बार अच्छे से आप पीएचडी कर लेते हो तो एटलीस्ट 1 लाख सैलरी के आप कहीं भी जाएंगे तो आप एज ए प्रोफेसर ज्वाइन कर सकते हैं, एज ए रिसर्चर ज्वाइन कर सकते हैं। सर बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन होते हैं, अगर आप हम्म। अच्छे जगह से अच्छे इंस्टीट्यूट से पीएचडी करते हैं तो उसकी वैल्यू बहुत ज्यादा होती है सर। बिल्कुल। तो ये एक मतलब एक चीज़ और मैं आपको ऐड ऑन करना चाहूँगा, जैसे कि आपके लिए अपॉर्चुनिटीज़ है, मैं बता दूँ। और सारे जितने भी सब्जेक्ट होते हैं, मैं हमेशा अपने सेशन से बोलता हूँ कि जितने भी सब्जेक्ट होते हैं तो उसके कंपेटिबली कंप्यूटर साइंस का ऑप्शन ज़्यादा है। मैं ये आपको बाउंडेड नहीं करना चाहूँगा यू हैवंट गो टू द ओनली गवर्नमेंट, सिर्फ गवर्नमेंट, प्राइवेट में जाओ, चले जाओ, कोई इशू नहीं है। आप कंप्यूटर साइंस का हाईली पैकेज मिलता है आज के डेट में। कोई भी एक यूनिवर्सिटीज़ है, आप ए ग्रेड नहीं बी ग्रेड पे चले, आप किसी छोटे शहर में रह रहे हो, वहाँ पे भी कॉलेजेस वगैरह हैं। तो कोई अगर स्ट्रीम स्टार्ट हो ना हो उस कॉलेज में, कंप्यूटर साइंस का स्ट्रीम जरूर स्टार्ट होता है। तो अगर अपॉर्चुनिटी के बारे में बात करते हैं तो आप कंप्यूटर साइंस की अपॉर्चुनिटी ज़्यादा है कंपेटिवली। आप देख लो आप अगर एनसीआर में चलो, कहीं भी इंजीनियरिंग कॉलेज है तो वो कंप्यूटर, और भी कोई स्ट्रीम स्टार्ट फर्स्ट कॉलेज है, मैं एकदम ग्राउंड लेवल पे चला जाता हूँ, जीरो लेवल पे, कि कोई स्ट्रीम स्टार्ट होना हो, सीएस उसका जरूर स्टार्ट होगा। तो ये हमारे लिए अपॉर्चुनिटी है। और जैसे कि बताया कि पैकेज भी कम नहीं होता, हाईली पैकेज है। आप एक कॉर्पोरेट में जो एक प्रेशर्स पे काम करते हो उससे ईजी है। एक असिस्टेंट प्रोफेसर का जॉब है, एक रॉयल जॉब होता है, और इट्स नॉट अ वर्कलोड बहुत ज़्यादा नहीं होता है यहाँ पे। कहा जाए आपके 2-3 लेक्चर्स होते हैं, आपने अपने प्रोफेसर्स को देख रखा होगा। आप अपने प्रोफेसर को देखो ना, आपके क्लासेस में कितने आते थे या पूरे दौरान वो कितने क्लासेस लेते थे। तो वो पार्ट है। इसके बाद आप ना फर्दर आप रिसर्च के लिए जब चले जाते हो तो आप कहीं ना कहीं एक प्रॉब्लम सॉल्वर हो जाते हो। जब किसी चीज़ का पेटेंट मेरे सामने आ जाता है कि नहीं, ये इस आईओटी डिवाइस का जो ये एल्गोरिदम है मैंने लिखा है। अगर आज स्मार्ट वॉच हम पढ़ रहे हैं, उसका एल्गोरिदम भी आप ही किसी लोगों ने उसको लिखा होगा। तो कहने का मतलब है, तो ये अगर आपके पैटर्न रहता है, वो अगर आपके रिसर्च हो, कल के डेट में उस एल्गोरिदम को कोई भी यूज़ कर रहा है तो उसके रेवेन्यू आपके पास आ रही है। तो ये वाली चीज़ें आपके पास है, दैट इज लॉट्स ऑफ अपॉर्चुनिटी यहाँ पे। और चूंकि जेआरएफ है तो आप मतलब और कितना परस्यू कर सकते हो, गवर्नमेंट सेक्टर में भी आपके पास ऑप्शन है। आज के डेट में जितने भी पीएसयू सेक्टर है वहाँ पे आपकी रिक्वायरमेंट बनती रहती है। अभी अगर हम बात करते हैं तो इसरो वगैरह में भी चांसेस आपको यहाँ पे मिलते रहते हैं। तो लॉट्स ऑफ अपॉर्चुनिटी आज देयर। और एक बात बताता हूँ कि अगर मैं बात करता हूँ कंप्यूटर साइंस वाले बच्चों के लिए, तो गवर्नमेंट में भी अपॉर्चुनिटी जॉब्स बहुत सारी बनती है। जैसे कि प्राइवेट तो है, तो वो तो सबको पता है, डेवलपमेंट फील्ड में जा रहे हैं। लेकिन यहाँ पे चले, अभी देखिए साइंटिस्ट की पोस्ट आती है नीलिट में, अगर आपको अगर ये पता होगा तो। हमेशा साइंटिस्ट भी साल में 1-2 बार आती है। पोस्टेस कम होंगे लेकिन आएंगे वो चीज़ें। तो अपॉर्चुनिटी बहुत ज़्यादा अच्छा, आप ग्रोथ यहाँ पे कर सकते हैं। तो दैट इज़ अ गुड थिंग। रुद्रांश, मैं एक चीज़ और जानना चाहूँगा यहाँ पे कि आप पेपर 1 में 10 यूनिट होते हैं, ठीक है। पेपर 2 आपने यस बताया, पेपर 1 पे थोड़ा मैं जाना चाहूँगा। पेपर 2 में यस सर। पेपर 1 मेरे 10 यूनिट होते हैं, तो 10 यूनिट में क्या आपने 10 यूनिट का नोट्स बनाया था, या फिर आपका था कि नहीं यार ये मेरा कंप्रहेंसिव पार्ट है, तो मैं चूंकि साइंस बैकग्राउंड से हूँ, मेरा इंग्लिश अच्छा है, तो मैं इसको सिर्फ प्रैक्टिस से कर लूँगा। मेरा अगर मैं बात करता हूँ आईसीटी में, चूंकि कंप्यूटर साइंस का फील्ड होता है, आईसीटी में मेरे को बहुत ज़्यादा चैलेंजेस नहीं आएंगे, तो उसको मैं प्रैक्टिस पेपर से कर लेता हूँ। रिसर्च का पेपर मेरे लिए अननोन है, तो उसको हम डेप्थ में पढ़ें। मेरे लिए एजुकेशन का पेपर है, वो मेरे लिए अननोन है। इन्वायरमेंटल का पेपर मेरे लिए अननोन है। तो आपने इसको कैसे, ये 10 यूनिट को कैसे मैनेज किया था, ये आप बच्चों को थोड़ा बताएं। यस सर। तो सर जैसा मैंने बताया कि कंप्यूटर साइंस का बैकग्राउंड होने से पेपर 2 में तो बहुत हेल्प हो जाती है क्योंकि आप ऑलरेडी हम्म। उन सब्जेक्ट से फेमिलियर हम्म। होते हो। सर हम्म। पेपर 1 का मुझे कोई आइडिया नहीं था, इवन 10 हम्म। यूनिट्स भी मुझे शुरुआत में याद नहीं थे कि कौन कौन से यूनिट्स इसमें होते हैं करके। हम्म। हम्म। तो सर यही फायदा होता है कि अगर आप एक बार कोई कोर्स ले लेते हो ना तो वहां पर आपके जो टीचर्स होते हैं वो आपको इस चीज में हेल्प कर देते हैं और बता देते हैं कि कौन सी चीजें आपको करनी है, कौन सी चीजें किस टाइप से क्वेश्चंस आते हैं, कौन सी चीज। जैसे सर यूजीसी का जो सिलेबस होता है वो जिस टाइप से वो करते देते हैं हमें, तो उसमें वो टॉपिक जो बताते हैं उस टॉपिक के अंदर से वो कुछ भी पूछ सकते हैं। तो सर वो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हैं, क्वेश्चन पेपर्स के जो क्वेश्चंस रहते हैं उनको देखकर अपने से हिसाब से समझना पड़ता है कि कौन कौन से क्वेश्चन जो है वो आ रहे हैं, किस टाइप से क्वेश्चन आ रहे हैं। तो सर वो चीज फायदा ये हो जाता है कि टीचर्स आपको ऑलरेडी पहले से उसी के हिसाब से उसी सिलेबस के अकॉर्डिंग आपको पढ़ाते हैं। तो सर अच्छा जैसे आपने बताया कि 10 यूनिट्स है।
तो सर उस 10 यूनिट्स में कुछ सब्जेक्ट्स ऐसे हैं कि जैसे सर जैसे टीचिंग एप्टीट्यूड है, कम्युनिकेशन है, रिसर्च है, हम्म, पीपल एंड इन्वायरमेंट है। तो सर ये यूनिट्स ऐसे हैं कि इनका आपको प्रॉपर नोट्स बनाना पड़ेगा, क्योंकि सर इनके ऐसे क्वेश्चंस रहते हैं कि आपको क्वेश्चंस आए तो अगर आपने इसको पहले से पढ़ा है तो आपके क्वेश्चंस बनेंगे, और अगर आपने नहीं पढ़ा है तो उसके क्वेश्चंस नहीं बनेंगे। ओके। तो सर उसके लिए आपको प्रॉपर नोट्स बनाना पड़ता है और उसी को ही फिर डेली बेसिस पे रिवाइज करना पड़ता है, ताकि वो अच्छे से आपको समझ में आ जाए कि इनसे अगर क्वेश्चन आ रहे हैं तो मेरे तो बन ही जाएंगे। और दैट सर मीन्स कि उसमें ऐसा है कि उसमें कोई पार्ट ऐसा नहीं होता कि वो हमें नहीं आ रहा है या नहीं बनेगा, उसमें सर सब चीज याद करने वाली ही होती है। एक बार नोट्स बन जाते हैं तो फिर सब हो जाता है। फिर एक सर कंप्लीट कुछ नोट्स यूनिट। होना चाहिए आपके पास। तो कंप्लीट नोट्स के बिना तो आप यस। काम कर ही नहीं सकते, तो ऊपर ऊपर से नहीं जा सकते हैं। ये तो बात यस बनता है। सर। और जैसे कि आपने बोला कि मेरे को पेपर वन के बारे में कुछ जानकारी नहीं थी, ये सारी जानकारी जैसे आप अंदर आए इनरोल, जब आपने बैचेस में किया तब आपको पता चला यार पेपर वन में इतने सारी चीज़ें होते हैं, पेपर टू में इतनी सारी चीज़ें होती हैं। तो ये एक मैं बात बताना चाहूँगा यहाँ पे कि ये ना वो कोर्सेज की इंपॉर्टेंस हो जाता है कि ठीक, वी हैव अ लॉट्स ऑफ थिंग ऑन यूट्यूब, हमारे पास यूट्यूब में भरा पड़ा हुआ है बहुत सारी चीज़ें। मेरी भी इतनी वीडियो पड़ी हुई है कि आप उससे भी काम आपका चल जाएगा वहां पे। लेकिन पॉइंट आता है कि एक कितना करना है, कहाँ से कहाँ तक ए टू जेड कहीं मुझे मिले, तो वहां पे आपका मदद कर देता है ये आपका कोर्सेज। शेयर बहुत पॉइंट पे बात करूं, ए से स्टार्ट हो रहा है जेड तक आपको जाना है, इतना नोट्स बनाना है, इतना प्रैक्टिस करना है। और जैसे जेआरएफ जैसे एग्जाम के बारे में अगर मैं बात करता हूँ, यूजीसी नेट का एग्जाम जो होता है, इट्स नॉट अबाउट द ओनली की स्टडी, इट्स अबाउट द मेंटरशिप, प्रॉपर गाइडलाइन। यहाँ पे आपको गाइडलाइन की भी आवश्यकता पड़ती है यार। ये यूनिट जैसे मैं हमेशा ये बोलता हूँ कि यार ये 10 यूनिट है, 10 में से सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग है, वो याद करो ना भाई, इस पे ज़्यादा दिमाग क्यों खराब कर रहे हो। नोट्स बनाओ और याद करके जाओ, खत्म कहानी है यहाँ पे। अगर मैं आता हूँ कि न्यूमेरिकल्स का पार्ट, जाओ डेटाबेस का सिर्फ एसक्यूएल पे न्यूमेरिकल पार्ट फोकस करो, और क्या है, इंडेक्स का एक दो न्यूमेरिकल, और न्यूमेरिकल ज़्यादा एसक्यूएल से पूछा जाता है, बाकी थ्योरेटिकल पार्ट उठा लो वहाँ का। चले जाओ डेटा स्ट्रक्चर में, डेटा स्ट्रक्चर में इनफिश पोस्टफिश का क्वेश्चन भरा पड़ा हुआ है, वो क्वेश्चन बनता है। तो ये सेलेक्टिव चीज़ें जो होती है आपको करनी पड़ती है। सिलेबस बहुत बड़ा है व्हेन द प्रिपरेशन ऑफ यूजीसी नेट, या फिर आप कोई बड़े एग्जाम, जैसे मैं यूपीएससी के बारे में बात करता हूँ, यूपीएससी का भी क्या है, सारी दुनिया भरी पड़ी हुई है, बच्चा ही क्वालिफाई कर रहा है। तो लेकिन आपको क्या पढ़ना है, कितना पढ़ना है, ये चीज़ के लिए आपको यहाँ पे थोड़ी सी मेंटरशिप की आवश्यकता पड़ती है। यहाँ पे ये जो क्लासेस है वो बहुत मायने यहाँ पे करता है। दैट इज़ द इम्पॉर्टेंट थिंग। रुद्रांश एक बात और मुझे ये बताओ कि अगर मैं बात करता हूँ, जैसे बहुत सारे स्टूडेंट यहाँ पे ऐसे रहते हैं कि यार जो एमसीए वाले बच्चे होते हैं, खासकर अगर मैं बात करता हूँ यूजी नेट में जो बच्चे आते हैं, अब चूंकि बीटेक अब अलाउड हो गया है तो अब बीटेक वाले बच्चे भी देंगे। लेकिन पहले ये होता था कि जो एमसीए वाले बच्चे आते थे तो उनके लिए कुछ कुछ यूनिट होता है, जैसे मैं बात करता हूँ टीओसी उसके लिए, क्योंकि एमसीए में बहुत ज़्यादा टीओसी का वेटेज नहीं था, वो बीटेक में बहुत अच्छे से किया जाता है, एमटेक का वो ज़्यादा उसमें कवर किया जाता था। तो वो यूनिट जो मतलब अननोन होता था उसको अब कब करते थे, पहले करते थे या मतलब मेरे पास 10 यूनिट है, 10 यूनिट मेरा, अगर मैं बात करता हूँ मेरा टीओसी टफ लग रहा है, मेरे को डीबीएमएस इजी लग रहा है, तो आपका ये प्रियोरिटाइजेशन क्या होता था कि यार पहले हम टीओसी कंप्लीट करें या फिर पहले डीबीएमएस कंप्लीट करें? यस सर। तो सर सिलेबस के अकॉर्डिंग ही मैं देख लेता था कि उसमें कौन कौन सी चीजें जो हैं, हम्म। उसको मैं थ्रू आउट फिर अपने शेड्यूल के हिसाब से बांट लेता था, क्योंकि ओके। सर लास्ट में अगर मैं शुरू करूंगा तो फिर हम्म। रिवीजन के लिए मेरे पास टाइम नहीं बचेगा। ओके। तो सर उसको मैं पहले से ही डिसाइड करके रख लेता था कि मुझे कौन कौन हम्म। सी चीजें इसमें से पढ़नी है, पढ़ाई करनी है, इसमें से मुझे ये कवर कर लेना है। तो हम्म। सर मैं उनको शुरुआत से ही पढ़ना चालू कर देता था, धीरे हम्म। धीरे करके यूनिट्स कवर करते जाता था, जैसे जैसे यूनिट्स कवर होते जाते थे वैसे वैसे क्वेश्चंस बनाते जाता था। सर हम्म। उससे समझ में आ जाता था कि हाँ ये मेरा स्ट्रॉन्ग हो गया है, उसके आगे फिर मैं और इसके आगे की जो यूनिट्स है उसको पढ़ सकता हूँ, उसको कवर कर सकता हूँ। हम्म। तो सर इसलिए शुरुआत से ही अगर तैयारी शुरू कर देंगे तो ज्यादा अच्छा होता है। अब साथ में लेके चलना ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। यस सर। यस आ, सर। एक चीज़ मैं इस बच्चे के बारे में बताना चाहूँगा कि जितने भी बच्चे लाइव में, चूंकि ये लाइव बहुत कम आता था मेरे को जहाँ तक, लेकिन हम लोगों ने चूंकि टेलीग्राम ग्रुप वगैरह बना रखा था तो उसमें ये बच्चा जुड़ा हुआ था, तो इसकी सबसे बड़ी अच्छाई मेरे को ये बहुत ज़्यादा है कि मतलब बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं कि अनवांटेड अब परेशान रहते हैं, लेकिन कुछ ऐसे बच्चे होते हैं कि यार नहीं, प्रॉपर प्लानिंग है। मतलब एक होता है ना कि बहुत बोलना करना कम, और एक होता है कि करना ज़्यादा बोलना कम। तो इस बच्चे को मैं उस कैटेगरी में रखना चाहूँगा कि इन्होंने बहुत ज़्यादा, ऐसा नहीं कि ये क्या है वो क्या, प्रॉपर प्लानिंग इनके इसके पास है, कंटेंट इसके पास है, उस पर ये काम करता ज़्यादा था। और जो काम करेगा ना उसके पास ही, अगर मैं बात करता हूँ तो एक्चुअल अंडरस्टैंडिंगबल क्वेश्चन जो होता है उनके पास ही होता है। तो सब फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर मैं ये वो बच्चे जो अपकमिंग प्रिपरेशन करना चाह रहे हैं, जैसे कि आप
रिजल्ट आपके सामने है। इन्होंने प्रॉपर सिलेबस पहले पढ़ा, प्रॉपर सिलेबस पढ़ा, पेड क्लास आने से पहले सारी प्राइमरी इन्फॉर्मेशन के पास थी कि एग्ज़ाम क्या है, कट ऑफ क्या। हम लोग यूट्यूब पे भी ये हमेशा बताते रहते हैं कि क्या क्या इसके, तो वो प्राइमरी इन्फॉर्मेशन है। लेकिन जब आप अंदर आ रहे हैं तो सीरियस नोट पे आपको वहाँ पे 1 डेढ़ घंटे की क्लास, मारी मान लो कि पेपर 2 की क्लासेस चल रही, पेपर 1 की 10-10 यूनिट की क्लासेस चल रही। अगर पूरा कैलकुलेट करते जाए तो पूरा दिन भर में तो 12 घंटा क्लासेस चल रही। ये बच्चा लाइब्रेरी में बैठा रहता है और लाइब्रेरी में जाके अपना मतलब पूरा दिन भर का ऐसे जैसे क्लास होता है उसका क्लास प्रॉपर वीडियो देखना, नोट्स बनाना, फिर रात को आके रिवाइज करना। तो इट्स अ लॉट ऑफ हार्ड वर्क। ठीक है, आप ऐसा नहीं कह सकते हैं, तो आप स्मार्ट वर्क भी चाहिए, साथ ही साथ आपको हार्ड वर्क भी चाहिए। आप इसको एज अ पार्ट टाइम नहीं करते। ये बच्चा फुल टाइम ही प्रिपरेशंस कर पा रहा था। तो कहने का मतलब यही है कि आपको टाइम देना पड़ेगा। आप ऊपर से नहीं सोच सकते कि यार कि हमको जेआरएफ क्वालिफाई करना, ठीक है पार्ट टाइम करके निकल लेंगे, नहीं होगा। आप इन्होंने पूरा 7 घंटा 8 घंटा लाइब्रेरी में जाके बैठना, फिर नोट्स बनाना, ये सारी चीज़ें डिस्कस करना। क्वेश्चन है तो क्वेश्चन को फिर डिस्कस कर लेना कि सर ये का क्वेश्चन क्या है, ये का क्वेश्चन क्या है। तो इन्वॉल्व होना पड़ता है, तब जाके रिजल्ट यहाँ पे हो पाता है, तब जाके आप यहाँ पे सामने खड़ा हो पाते हैं। अब एक बात और बताओ रुद्रांश, कि आपने जुलाई में चीज़ें स्टार्ट करी प्रिपरेशन करने के लिए। ठीक है, जुलाई आपका हो गया। यस सर। आ, बहुत बार ऐसा होता है कि बच्चों को लगता है कि यार कितना टाइम देना चाहिए प्रिपरेशंस में। तो इन योर पॉइंट ऑफ व्यू, मैं हर स्टूडेंट का अलग अलग टाइम लाइन है। मेरे पास ऐसे भी रिकॉर्ड है कि 3 महीने में भी रिजल्ट करके दिया है, बहुत सारे ऐसे बच्चे कि साल भर में रिजल्ट आया है। तो इन योर पॉइंट ऑफ व्यू अपकमिंग एस्पिरेंट के लिए कि हाउ मेनी टाइम टू गुड फॉर द प्रिपरेशन फॉर यूजीसी नेट, कितना टाइम मुझे यहाँ पे इन्वेस्ट करना चाहिए ताकि मेरा रिजल्ट यहाँ पे हो जाए। अदर वी हैव टू गो जेआरएफ। मैं अभी ये नहीं कहूँगा कि बच्चा को जेआरएफ के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं या मैं तो हर स्टूडेंट को कहूँगा कि आप जेआरएफ के लिए जाइए। हमेशा 200 का टारगेट आपको लेके चलना पड़ेगा। 200 नंबर का टारगेट लेके चल रहे हैं क्योंकि एक स्टैंडर्ड सेट है। पिछली बार 218 का कट ऑफ चला गया था चूंकि पेपर थोड़ा सा फ्लक्चुएट हुआ था। तो अगर मुझे प्रिपरेशंस करना है, मैं एक फ्रेशर हूँ, तो मुझे कितना टाइम खर्च करना पड़ेगा इन सब प्रिपरेशंस में, ये एक बार अपकमिंग स्टूडेंट को बताइएगा तो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा ये। यस सर। तो सर ये तो वेरी करता है स्टूडेंट के ऊपर कि वो अपने से कितना एफर्ट डाल रहा है उस पर्टिकुलर तैयारी में। हम्म। सर तो जैसे हर किसी का अपना अपना टाइम होता है, कोई जॉब करता रहता है सर, कोई इंडिविजुअली तैयारी करता रहता है, तो उसकी अपनी हम्म। पर्सनल स्ट्रेटेजी होती है। तो वो अपने से खुद से स्ट्रेटेजी बनाए कि मैं कब टाइम इसके लिए निकाल सकता हूँ, मैं कब प्रिपरेशन के लिए बैठ सकता हूँ, मुझे कितना टाइम पढ़ना पड़ेगा, मुझे कितना टाइम इस चीज में देना पड़ेगा। तो सर मैंने अपने से डिसाइड करके रखा था कि ज्यादा नहीं सर, सिर्फ 2 से 3 घंटा मैं अच्छे से दूंगा, रिकॉर्डेड क्लासेस देखूंगा, उनके नोट्स बनाकर रखूंगा। सर एक बार मेरे पास नोट्स आ जाएंगे तो मेरे पास सर ऐसा रहेगा कि मैं कभी भी उसको ओपन करके देख सकता हूँ कि मैं ये चीज लग रहा है कि मुझे भूल गए हैं, या मुझे जब रिवीजन करना है तो वो चीज मेरे पास अपने पास सामने रखी रहती थी कि हाँ मुझे ये पता है, मुझे इसको ये समझ में नहीं आ रहा है, तो मैं उसको वापस ओपन करके देख सकता हूँ। हम्म। तो सर उसकी वजह से ये हो गया कि सर डेली अगर आप टाइम देते हैं तो ज्यादा टाइम देने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बहुत ज्यादा 1 से 2 घंटे भी अगर आप डेली इसके लिए टाइम देते हैं तो 6 मंथ में तो सर जैसे मैंने बताया कि हो जाता है प्रिपरेशन। फिर लास्ट के जो जो महीने मंथ्स बचते हैं, 1 मंथ में ही सर वापस से जितने भी रिविजन होते हैं, मॉक टेस्ट है, वो सब आप लगाकर सर देख सकते हो सर। इजिली हो जाता है वो, उसमें बहुत ज्यादा टाइम देने की जरूरत नहीं पड़ती सर। बट खुद से ऑनेस्टली होना चाहिए कि आप उसमें सही से टाइम दे रहे हैं। सर कभी कभार होता ही है कि हम मॉक टेस्ट देते हैं तो उसमें कुछ समझ में नहीं आता, तो हम उस मॉक टेस्ट को रोक देते हैं, फिर चले जाते हैं कि इसका आंसर क्या है देखने के लिए। तो बजाय इसके कि आप मॉक टेस्ट पूरा अच्छे से दें, इन दी एंड फिर अपना रिजल्ट देखें कि कौन सी चीज जो है वो आपसे नहीं बन रही है, तो उस चीज को फिर आप ध्यान से आगे देख सकते हैं कि मुझे इसी चीज में ध्यान देना पड़ेगा, इसी चीज के लिए मुझे मेहनत करनी पड़ेगी। तो सर खुद से अगर आप ऑनेस्टली आप ऑनेस्ट रहोगे तो बहुत ज्यादा हेल्प होती है कम टाइम में टारगेट को अचीव करने में। बिल्कुल, यानी खुद वो टाइमलाइन सेट करना चाहिए स्टूडेंट को कितना, लेकिन अकॉर्डिंग टू ये सर 6 मंथ इज अ गुड टाइम। यस सर। वेरी गुड। अच्छा, एक पॉइंट और मेरे को यहाँ पे, मैं आपका ये इंटरव्यू कर रहा हूँ, इट्स आई एम नॉट सेलिब्रेटिंग योर टू मच योर सक्सेस, बट मैं अपकमिंग एस्पिरेंट के लिए थोड़ा सा ये, थोड़ा सा मेरे को यहाँ पे वो करना चाहिए, क्या उसको कहा जाता है, ब्लास्ट वास्ट करना चाहिए कि दैट इज़ अ बिग थिंग। 23-24 साल का लड़का है, वो जेआरएफ क्वालिफाई किया है, तो ये बहुत बड़ी बात होती है। और इतने कम उम्र में बच्चों को ये समझ भी नहीं आती। और जेआरएफ मैं जितने भी देख चुका या हम लोगों ने भी जब किया, तो वो तब होता था यार जबकि आईटी का ऑप्शन मेरे को छोड़ देना, मतलब जितने भी कंप्यूटर साइंस के स्टूडेंट है अभी तक जो भी मैंने देखा है कि यार ठीक है, हो गया 25 का 26 साल हो गया, नहीं है तो चलो कर लेते हैं। लेकिन यू थिंकिंग अबाउट द इनिशियल लेवल का, आपने स्टार्टिंग में इस चीज़ को डिसाइड कर लिया कि यार मेरे को जेआरएफ करना, तो एक मेच्योरिटी भी चाहिए यहाँ पे। क्योंकि जब बच्चा बीटेक कर रहा होता है ना,
तो थोड़ी सी दुनिया और होती है बीटेक वाली दुनिया, ये इसके बारे में सोच ही नहीं पाता है। ये तब सोचता है कि यार जब वो बीटेक वाली दुनिया में चला जाता है, उसको लगता है कि यार नहीं, कोडिंग हम मेरे लिए बहुत अच्छा नहीं है, मतलब मैं नहीं कर पाऊंगा, तब वो सेकंड टाइम यहाँ पे स्विच आउट कर रहा होता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि आपके अंदर मेच्योरिटी ये आ चुकी थी कि हम इस चीज़ को करने वाले। एक पॉइंट यहाँ पे मैं जानना चाहूँगा यहाँ पे कि आपने क्या किया कि 4 महीने का यहाँ पे समय दे दिया यहाँ पे। अब पॉइंट ये आता है कि बहुत सारे बच्चे यहाँ पे ये दिक्कत लग जाते हैं कि अस्थिरता दिमाग में कितना रहे। एक आता है कि यार कर रहा हूँ, बीच में छोड़ दूंगा, यहाँ जाऊँ वहाँ जाऊँ, ये करूँ वो करूँ, मतलब एक अनसर्टेनिटी बनी होती है। ठीक है। अगर हम बुक बुक भी पढ़ते हैं तो मेरा ये मानना है कि कोई बुक अपने आप में ऐसा नहीं कह सकता कि हम सब कुछ दे पाएंगे। हम लोग जब बुक भी पढ़ते, जब मैंने कोई, मेरा ये पढ़ने का है कि मैं कोई पॉइंट, अगर एक पॉइंट मेरे को समझना है कि चलो भाई मेरे को डेडलॉक समझना है, तो डेडलॉक को मेरे पास 4 बुक है मेरे पास, तो मेरे को अच्छा लगता है कि जिसकी लैंग्वेज अच्छी लगी वो डेडलॉक मैं पढ़ लेता हूँ। तो मेरा इंपॉर्टेंट वहाँ है कि डेडलॉक को समझना इंपॉर्टेंट है। बहुत सारे बच्चे ऐसा हो पाते हैं कि यार अभी प्रिपरेशन स्टार्ट किए हैं, पढ़ें, कुछ दिन पढ़े फिर छोड़ दिए, अब ये कर लेते हैं, अब वो कर लेते हैं। तो अस्थिर रहना कितना इंपॉर्टेंट नहीं, आप एक प्लेटफॉर्म को चूज कर चुके हैं, अस्थिर रहिए, डेडिकेटेड रहिए, रेगुलर रहिए, रिजल्ट आपको मिल जाएगा। क्योंकि एक टेस्ट दिए रिजल्ट कम आया, अगला टेस्ट दिए रिजल्ट यार अब ये हो गया, अब ये कर छोड़ देते हैं, यहाँ छोड़ते हैं वहाँ चले जाते हैं, वहाँ छोड़ देते हैं यहाँ कर जाते हैं। तो इस चीज को आप कैसे देखते हैं? यस सर। तो सर जैसे मेरा एमएससी कंप्लीट हो गया ना, तो सर उसके हाँ। बाद मेरा भी नेट का प्रिपरेशन करने का बहुत ज्यादा वो मन नहीं था। बस ऐसा था कि सर इसके लिए मैं एग्जाम दे दूंगा। हम्म। बट सर फिर मैं और मेरा फ्रेंड यही सोचे कि सर जब तक कि जॉब नहीं लगता है तब तक के हम लोग क्या करेंगे, तब तक के क्या करना चाहिए सर, तब हम्म। तक के तो अनएम्प्लॉयड नहीं बैठ सकते। तो उस टाइम फिर सोचा कि करते ही है कि इसकी तैयारी करते हैं, इसका प्रिपरेशन चालू करते हैं। तो हम्म। सर ऐसा है कि अब शुरुआत से करेंगे तो माइंडलेस ही फिर बहुत सारी चीजें होती है जो पता नहीं रहती कि ये किस तरीके से होना चाहिए, इसका पैटर्न कैसे होता है, किस तरीके का सिलेबस होता है। तो सर उसमें कोर्स बहुत हेल्प करता है कि आपको एक बार कोर्स में आ जाने से सारी चीजें पहले पता चल जाती है, गाइडेंस अच्छे से मिल जाता है कि कौन सी चीज आपको करनी चाहिए, कौन सी चीजों को पढ़ने की जरूरत नहीं है, कौन सी चीजों को आपको ध्यान देने की जरूरत है। तो सर इजिली वो सारी चीजें जो होती है वो मैनेज आती है। और सर मैंने सोच के रख लिया था कि मैं इसमें एटलीस्ट 1 ईयर मैं इसमें दूंगा नेट के प्रिपरेशन के लिए। तो सर अगर वो फिर नहीं होता है तो फिर उसके बाद मुझे समझ में आ जाएगा कि हाँ हो सकता है कि मैं इसके बाद फिर और ज्यादा टाइम इसमें ज्यादा देने की जरूरत नहीं है, इसके बाद असिस्टेंट प्रोफेसर की कहीं जॉब कर लेता या किसी दूसरे जॉब में मैं लग जाता। बट 1 साल सर मैंने अपने घर में भी बोल दिया था कि मैं 1 साल अच्छे से प्रिपेयर करना चाहता हूँ। क्योंकि सर एक बार फिर अगर आप किसी दूसरे जगह जाते हैं इसके साथ साथ पैरेलली कुछ करने की कोशिश करते हैं तो फिर वो सर डिपेंड करता है पर्सन के ऊपर कि वो मैनेज कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे। तो सर मेरे हम्म। लिए ऐसा हो जाता था कि अगर मैं करता तो सर मुझे नहीं पता था कि मैं इसमें कितना टाइम दे पाता। तो सर पहले ओके। से ही डिसाइड करके रख लिया था कि अगर मैं इसके लिए प्रिपेयर कर रहा हूँ तो मैं इसी में ध्यान दूंगा और अच्छे से करूंगा। और सर ऐसा नहीं है कि बाकी कोई दूसरी चीज नहीं कर सकते थे सर, बाकी चीजें भी मैं करता था। बस ये रहता था कि आपको अपना दिन का फिक्स टाइम निकाल कर रखना है कि इस टाइम मुझे क्लासेस देखनी है, इस टाइम मुझे नोट्स बनाने हैं, तो उस टाइम मैं करूंगा। बाकी उसके अलावा फिर बाकी दिन में तो फिर सर बहुत सारे टाइम बचे हुए हैं, उसमें जो करना है वो कर सकते हैं। अपना एक फिक्स टाइम बनाकर रख लेंगे तो हो जाता है। और सर कई कई बार ऐसा होता है कि 2-3 दिन कहीं बाहर चले गए या कहीं कुछ काम आ गया तो आप क्लासेस अटेंड नहीं कर पा रहे, तो रिकॉर्डेड क्लासेस तो रहते ही हैं। तो सर मैं बनाकर रख लेता था कि इन दी एंड वीकेंड में मैं सारे के सारे जितने भी लेक्चर्स हैं, जितने भी छूटे हुए हैं, उनको मैं कवर कर लूँ और उसके नोट्स बनाकर रख लूँ। उसको मैं पेंडिंग वर्क में ना डालूं कि बाद में मैं उसको कर लूंगा। तो सर फिर वो होता ही है कि वो बाद फिर वो एकदम लास्ट में जब सिलेबस कंप्लीट हो जाता है तो फिर आप उसको शुरू करोगे बोलोगे तो फिर सर वैसे भी होता नहीं है। तो बहुत बहुत शुभकामनाएं रुद्रांश, आपकी वो सारे सवाल जो बच्चों के द्वारा हो सकते थे मैंने आपसे पूछा। अब आप अपने बारे में क्या शेयर करना चाहते हैं? आपकी जर्नी अड्डा के साथ कैसी रही, ये चीज़ आप कैसे शेयर करना चाहते हैं? क्लासेस कैसे मैनेज, मतलब आप अपने, इट्स योर व्यू। यस सर। तो सर मैं तो पर्सनली थैंकफुल हूँ आप सबका सर, और सर खास करके आपका कि आपने सब्जेक्ट में इतना हेल्प किया। तो सर जैसे पेपर 2 का तो ऐसा था कि पढ़ा था, बट स्टिल ऐसा था कि यूजीसी के अकॉर्डिंग प्रिपरेशन कैसे करना है उसका गाइडेंस लेना। सर आपने बहुत अच्छे से बता दिया था, सारे क्वेश्चंस देना, टाइम पर क्विज दे देना। उनको करने की वजह से सर जो एक्स्ट्रा एफर्ट लगती है चीजों को करने में, माइंडलेसली इधर से कहीं से नेट में देख रहे हैं, फिर यूट्यूब में उधर से देख रहे हैं, तो एक ही जगह पर आपको सारी चीजें मिल जाती है तो टाइम बहुत ज्यादा बचता है। तो सर जैसे कोई वर्किंग प्रोफेशनल है इसके साथ में कुछ कर रहा है तो उनके लिए बहुत ज्यादा हेल्प हो जाती है कि उनको फिर और कहीं अलग से कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ती है, इसी में ही सारी चीजें मिल जाती है। और सर बहुत। पेपर 1 का जैसे ऐसा हो जाता है कि बहुत से स्टूडेंट्स को आइडिया नहीं रहता क्योंकि सर वो बहुत मिसलेनियस है, उसमें बहुत सारे अलग अलग यूनिट्स आते हैं, बहुत सारे अलग अलग टॉपिक्स होते हैं।
तो सर उनको बहुत से लोग इग्नोर कर देते हैं, क्योंकि सर जब तक कि सिलेबस 100% कवर नहीं होगा तब तक कि आपको सारे क्वेश्चंस नहीं आएंगे, तब तक कि आपके सारे क्वेश्चंस अटेम्प्ट नहीं होंगे। तो अगर जब तक कि आप पूरा सिलेबस कवर नहीं करोगे, जब तक कि पूरे क्वेश्चंस आपसे बनेंगे नहीं, तब तक कि आप अच्छा परसेंटाइल स्कोर नहीं कर सकते हैं। तो सर ऐसा नहीं है कि कोई भी यूनिट छोड़ना है, सारे के सारे यूनिट को उतना ही इंपॉर्टेंस देना चाहिए। आपको हो सकता है कि कोई यूनिट लग रहा है कि नहीं बन रहा है, तो कोई दिक्कत नहीं है सर उसमें से, बट उसको ऐसा नहीं है कि पूरा छोड़ देना है। हो सकता है कि उसमें आप एफर्ट जो है वो थोड़ा सा कम लगाएं, बट स्टिल उसको पढ़ ले, ताकि ये हो कि अगर क्वेश्चन आए तो आप एटलीस्ट इसमें गैस वर्क कर सके, क्योंकि सर एडवांटेज यही होता है कि माइनस मार्किंग होती नहीं है। तो सर हाँ उससे ये हो जाता है कि अटेम्प्ट तो करना ही है उस क्वेश्चन को, तो सर आप अपने से ऑप्शन एलिमिनेट करके उसको समझ करके क्वेश्चन किस चीज के बारे में है वो करके आप आंसर देंगे तो इजिली वो बन जाता है। बहुत बहुत शुभकामनाएं रुद्रांश, और 8 मार्च को मिल रहे हैं यहाँ पे हम लोग, तो मिलते हैं 8 मार्च को। बिल्कुल सर। बहुत बहुत शुभकामनाएं, यस थैंक सर। यू।